ईरान के जोरदार प्रहार और इजराइल में मचे हाहाकार के बीच डिफेंस एक्सपर्ट कुछ खास थियोरी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं और सोशल मीडिया यूजर्स और इंटरनेट पे एक अलग ही थियोरी चल रही है। और वो थियोरी ये है कि इजराइल इस लड़ाई में अगर इसी तरीके से पिछड़ता रहा तो बहुत मुमकिन है कि वो एक दिन सैमसन ऑप्शन का इस्तेमाल कर दे। ये सैमसन ऑप्शन क्या है? कहा जा रहा है कि अगर ये ऐसा हो गया तो आग की लपट में ईरान और इजराइल तो छोड़िए, आसपास के कई पड़ोसी देश भी जलकर खाक हो जाएंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि युद्ध में इजराइल का ये आखिरी ऑप्शन, जिसे सैमसन ऑप्शन कहा जा रहा है, वो है क्या और क्यों इसे महाविनाशकारी बताया जा रहा है। तो सैमसन ऑप्शन इजराइल की एक ऐसी रणनीति है जिसे वो अपनी रक्षा के आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये इजराइल का सब कुछ खत्म करने वाला प्लान है। अगर इजराइल को ऐसा लगता है कि उसका वजूद अब खतरे में है और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, तो अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करके न केवल अपने दुश्मनों को बल्कि कई दूसरे जगहों को भी तबाह कर सकता है। महातबाही वाली इस रणनीति का नाम है, जो सैमसन नाम है, वो बाइबल की एक कहानी से लिया गया है, जिसमें सैमसन नाम का एक व्यक्ति अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए एक धार्मिक स्थल को पूरी तरीके से उड़ा देता है, ढहा देता है, जिसमें वो खुद भी मारा जाता है। और उसी तरीके से यह रणनीति कहती है कि अगर इजराइल को लगता है कि उसका बचना मुमकिन नहीं है तो अपने साथ साथ दूसरों को भी ले जाए। अब सवाल यह है कि ये कौन सी रणनीति है और ये कैसे काम करती है या कैसे काम करेगी। तो अगर इजराइल को लगता है कि वो पूरी तरीके से तबाह होने वाला है तो अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, और ये हथियार न सिर्फ उसके पड़ोसी दुश्मन देशों पर गिरेगा जैसे कि ईरान, सीरिया, लेबनान, बल्कि जो दूर दराज के यूरोप के बड़े देश हैं और जो शहर हैं वो भी उसके निशाने पर आ सकते हैं। ये ऐसा क्यों है कि भाई ठीक है, अपने दुश्मन तो उसने मार ही दिए, लेकिन यूरोप को निशाना क्यों बनाने की बात हो रही है, ये इस पर मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इजराइल के पास परमाणु हथियारों को ले जाने वाली पनडुब्बियां हैं, हवाई हमले करने वाले विमान हैं और गुप्त मिसाइल साइलोज हैं, जिसमें कि बड़े परमाणु हथियार या बड़े परमाणु वॉरहेड, न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइलों पर लगा कर रखे गए हैं। और वो इस तरीके से रखे गए हैं कि अगर एक बटन के साथ अगर चाहे इजराइल तो उस पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है और वो सारे के सारे जो उसका पूरा परमाणु हथियारों का नेटवर्क है, जो जखीरा है, वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग शहरों को टारगेट कर देगा। यानी एक तरह से इजराइल की ये वो युद्ध नीति है जो कहती है कि अगर हम गए तो हम अपने साथ सबको लेकर जाएं। सैमसन ऑप्शन इजराइल का वो आखिरी हथियार है जो वह तब इस्तेमाल करेगा जब उसे लगेगा कि वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है। ये एक परमाणु हमले की धमकी है एक तरीके से, जिसका मकसद ये है कि अपने दुश्मनों को डराओ और उन्हें इस बात के लिए मजबूर करो कि वो आपको एक लेवल से ज़्यादा आपको कॉर्नर ना करें। और अगर ऐसा हुआ तो वो अपने साथ साथ अपने आसपास के सारे देशों और ऐसे दूसरे देशों को भी ले चला को एक तरीके से टारगेट करेगा या उनको पूरी तरीके से मटियामेट कर देगा, जिसे वो दुश्मन मानता है। लेकिन ये अगर हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत विनाशकारी साबित हो। अब सवाल यह है कि इजराइल ने आखिरकार महातबाही वाला ये ऑप्शन रखा ही क्यों? तो इसके पीछे एक इतिहास है, उसकी एक कहानी भी है और उसका जिसका इतिहास से रिश्ता है। इजराइल का यह मानना है कि अगर ऐसी स्थिति आती है जैसा कि होलोकॉस्ट में हुआ था, तो इजराइल अब दोबारा होलोकॉस्ट नहीं होने देगा। और होलोकॉस्ट का मतलब है कि वो दौर जब यहूदियों का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब हिटलर ने यूरोप के 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मार डाला, यातना शिविरों में और गैस चैम्बर में उनको भर के उन्हें उनका मास लेवल पर उनको खत्म कर दिया, उस घटना को होलोकॉस्ट कहते हैं। तो इजराइल का मानना है कि अब वो दोबारा से इस दुनिया में होलोकॉस्ट नहीं होने देगा।
और अगर कभी ऐसा हुआ तो इसकी सजा पूरी दुनिया को भुगतनी होगी। इसीलिए आज इजराइल सैमसन ऑप्शन की रणनीति को नेवर अगेन, यानी कि फिर दोबारा ऐसी कभी स्थिति पैदा नहीं हो दुनिया में, वो उसके साथ जोड़कर देखता है। वो कहता है कि जैसा हुआ था वो दोबारा नहीं होने देंगे और यहूदियों को नरसंहार रोकने के लिए जो भी कुछ करना होगा वो करेंगे। उसके लिए खुद को अगर तबाह होने की नौबत आई तो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। इजराइल की नीति बहुत खतरनाक है और ये दुनिया में लोग ये कह रहे हैं कि इसकी नौबत ना आए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया में तबाही ला देगा। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि इजराइल की तरफ से सैमसन ऑप्शन बार बार इसलिए उछाला जा रहा है ताकि अमेरिका को जल्द से जल्द युद्ध में उतरने के लिए मजबूर किया जा सके। और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही जिस तरीके से तेवर दिखा रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि ईरान पर अमेरिका का डायरेक्ट एक्शन अब जैसे कुछ घंटों की बात है। हालांकि ट्रंप ये भी बार बार कहते हैं कि भाई वो ईरान के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे वो सिर्फ वही जानते हैं और किसी को नहीं मालूम। और लेकिन ट्रंप ये भी कहते हैं कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार, परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे और उनके निशाने पर ईरान के सारे न्यूक्लियर प्लांट, चाहे वो फोर्डो हो, चाहे नाटांज हो, चाहे जो भी न्यूक्लियर प्लांट है जहां से कि परमाणु हथियार बनाने की कोई गुंजाइश बचती है, उस सबको सब उनके निशाने पर है। वो ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमारी ताकत का इम्तिहान मत लो और आप ईरान को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अमेरिका चाहे तो क्या कर सकता है। एक बार ट्रंप को सुनिए जरा। Yeah, we have the best military equipment in the world. You see that with this fight. We have planes that are undetectable, flying around like, nobody's able to see them stealth. You guys want to be stealthy tonight. You can be stealth, you'll never lose, right? But these are incredible planes and weapons. We have the best weapons in the world. तो कभी अपनी ताकत दिखाकर तो कभी ईरान की कमजोरी बताकर ट्रंप बार बार यही जता रहे हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका पूरी तरीके से हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। और उसकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, इसके बारे में भी एक बहुत ही दिलचस्प थियोरी दी जा रही है। वो थियोरी का नाम है पिज्जा थियोरी। अब आपको अजीब लगेगा सुनकर कि इस जंग के बीच में पिज्जा कहां से आ गया, तो उसकी कहानी भी जानिए, बहुत रोचक है। भी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय हेडक्वार्टर पेंटागन, अमेरिकी खुफिया एजेंसी जिसको CIA बोलते हैं, उसका मुख्यालय लैंगले, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो आवास है व्हाइट हाउस, इन तीनों के पास मौजूद पिज्जा आउटलेट्स से अचानक भारी संख्या में पिज्जा की डिलीवरी पेंटागन, लैंगले और व्हाइट हाउस तक अगर होने लगे तो समझ लीजिए कि दुनिया के किसी कोने में अमेरिका या तो स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है, या तो किसी उसका कोई साझीदार, उसका कोई ऐसा सहयोगी देश कोई युद्ध में कूदने वाला है, या फिर अमेरिका किसी बड़े खतरे से निपटने में लगा हुआ है। तो 12 और 13 जून की रात जब इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन लायन के तहत हवाई कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की, तब पेंटागन में ढेर सारे पिज्जा की सप्लाई हुई और सोशल मीडिया पर इसे पिज्जा थियोरी कहा जा रहा है। अब इस थियोरी को ऐसे समझिए कि आखिरकार हमले से जो पिज्जा का कनेक्शन है वो क्यों है। तो दरअसल जब अमेरिकी सरकार और सेना के बड़े अधिकारी किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई को लेकर देर रात तक पेंटागन, लैंगले या व्हाइट हाउस में रुकते हैं और प्लानिंग करते हैं, तो एक ऐसा फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं जो रेडी टू ईट हो, सुविधाजनक हो खाने में, जिसमें जल्दी से निपटाया जा सके और बहुत इलेबोरेट डिनर नहीं हो, खाने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगे, ताकि उनकी मीटिंग डिसरप्ट नहीं हो, वो उसमें कोई विघ्न ना पड़े। तो ऐसे में पिज्ज़ा उनकी पहली पसंद होता है। इसीलिए जब वहां बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य अधिकारी, अफसर और डिप्लोमेट्स जुटते हैं तो ढेर सारा पिज्जा आसपास की दुकानों से ऑर्डर किया जाता है। और आमतौर पर इन तीनों जगहों पर एक साथ कई बड़े अफसर तभी जुटते हैं जब अमेरिका प्लानिंग या एक्शन मोड में हो, यानी कहीं हमला करना हो या कहीं से हमले की आशंका हो, उससे निपटना हो। इस पिज्जा थियोरी की एक हिस्ट्री है और वो ऐसी हिस्ट्री है जिसको आप खारिज नहीं कर सकते। 1 अगस्त 1990 को CIA बिल्डिंग में भारी संख्या में पिज्जा मंगवाया गया था और अगले ही दिन इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इसी तरीके से 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से पहले यही ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था जब अमेरिका ने इराक में हस्तक्षेप किया था। रूस के साथ
अमेरिका का जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब तो सोवियत खुफिया एजेंसी भी अमेरिकी सरकारी दफ्तरों में पिज्जा की डिलीवरी और उसमें अचानक होने वाली बढ़ोतरी पर नजर रखती थी और इससे आने वाली जो सैन्य कार्रवाई है उसे उसके संकेत के तौर पे उसको देखती थी और डिकोड करती थी। अब सवाल है कि अभी का पिज्जा मीटर क्या कह रहा है, यानी इसे ऐसे भी समझिए कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी डिफेंस से जुड़े किस सेंटर में सबसे ज्यादा पिज्जा ऑर्डर हो रहे हैं, कहां सबसे ज्यादा हलचल है। तो पिज्जा मीटर यह कह रहा है कि 7 घंटे पहले तक यूएस के सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के फ्लोरिडा में मैकडिल एयरफोर्स बेस पर सबसे ज्यादा पिज्जा ऑर्डर किया गया है और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स इस बार मोर्चा संभालने की तैयारी में है और वो घड़ी कभी भी आ सकती है जब अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरानी न्यूक्लियर अड्डों को मिट्टी में मिलाते हुए दिखाई दें। तो अमेरिका की बड़ी तैयारी को देखते हुए उसके नए और पुराने सारे दुश्मन खामनेई का किला मजबूत करने में जुट गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में चल रहे इस संकट को लेकर बातचीत की है और इस बातचीत में पुतिन ने ईरान पर इजरायली हमले की आलोचना की। जिनपिंग ने वैसे तो दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा है, लेकिन उन्होंने भी स्पेशली इजरायल को टारगेट करते हुए कहा है कि वो युद्ध रोकने के लिए काम करे। यानी कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ नेतन्याहू के साथ ट्रंप दिख रहे हैं तो सामने खामनेई के साथ पुतिन और जिनपिंग खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल का यह युद्ध अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां किसी तीसरे देश की तरफ से एक छोटी सी चिंगारी इसे एक महायुद्ध में तब्दील कर सकती है, इसे एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील कर सकती है। अब यह कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर तमाम कयासबाजी। ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका इस जंग में कब कूदेगा भी कि नहीं, इसलिए क्योंकि घोषित तौर पर अगर देखें तो ट्रंप की रणनीति यह रही है कि उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका किसी दूसरे की जंग नहीं लड़ेगा। अमेरिका जब उन्होंने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसके पीछे उन्होंने बार बार इस बात पे जोर दिया, जैसे उन्होंने यूक्रेन और रसिया की जंग में कहा कि भाई यूक्रेन की लड़ाई अमेरिका नहीं लड़ सकता या यूरोप की लड़ाई अमेरिका नहीं लड़ सकता। अगर यूरोप और अमेरिका को लड़ना है तो अपने संसाधनों से, अपने हथियारों से और अपने सैनिकों से लड़े, उसके एवज में अमेरिका नहीं लड़ेगा और न उसका खर्चा उठाएगा। तो जिस तरह की अभी तक ट्रंप की जो रणनीति रही है, जो पॉलिसी रही है, खास करके दुनिया के अलग अलग इलाकों में जो जंग चल रही है उसमें अमेरिकी भागीदारी, साझेदारी या अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर, उसमें एक बात उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि वो किसी युद्ध में तभी कूदेंगे जब उसमें अमेरिका का सीधा उसमें कोई फायदा हो, और जब तक अगर ऐसा फायदा नहीं दिखता तब तक वो सीधे किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसीलिए ट्रंप की कोशिश ये है कि धमकाकर, हड़काकर या डर दिखाकर, जैसे भी हो, वो ईरान को कायदे से उसको ट्रैक पे ले आए और उसको इस बात के लिए राजी कर दें कि वो अब परमाणु हथियार हासिल करने की जो होड़ है उससे वो पीछे हट जाएगा। लेकिन ऐसा होगा ये जैसा ट्रंप चाहते हैं या सोचते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बार ईरान भी एकदम अलग मूड में दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसने इस युद्ध को एक मौके के तौर पे लिया है और उसे लगता है कि ये इस जंग के दौरान ही उसे अपने परमाणु हथियार हासिल करने की जो उसकी चाहत है, उसकी महत्वाकांक्षा है, उसको पूरा कर लेना है।